नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। कार्यक्रम में बात करेंगे तारीख, तिथि, विचार और तमाम बातें, लेकिन उसके पहले सबसे मुझे लगता है ज़रूरी काम हो जाता है फ़ोन नंबर नोट करवाना। तो पहले फ़ोन नंबर इसलिए नोट करवा लीजिए क्योंकि जब मैं तारीख बताऊंगी, विषय और संदर्भ, तो शायद सवाल बनेंगे ही। तो 0755 भोपाल का कोड होगा, 2660049 ये हमारा नंबर है भोपाल दूरदर्शन का। और टोल फ्री नंबर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी निःशुल्क सेवा 180023300040, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। बात कर लें सबसे पहले आज की तिथि के बारे में, तो चलिए शुरुआत करते हैं। परंपरा अनुसार रीति कहती है कि आज की तिथि और विक्रम संवत 279 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 6 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार। और तिथि के बाद अब बता देते हैं खूबसूरत सा विचार। तो क्या कहता है आज का विचार? विचार कहता है कि भाग्य में नहीं बल्कि अपनी शक्ति में विश्वास रखो। और जिस शख्सियत ने ये विचार कही थी, दरअसल आज की तारीख उससे गहरी जुड़ती है। जी हाँ, ये विचार कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। 6 दिसंबर 1956 को हमने इन्हें खो दिया। वे कह रहे थे कि लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका आज ही की तारीख में 1956 को देहांत हुआ था। हम इस विषय पर बात करेंगे, हमारे विशेषज्ञ, लेकिन उनसे परिचय कराने से पहले इतिहास में आज की तारीख और किस मायने में दर्ज की गई है, चलिए पहले आपको बताते हैं। इतिहास में आज 6 दिसंबर 1917 को फिनलैंड ने खुद को रूस से स्वतंत्र घोषित किया। 6 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश सरकार और आयरिश नेताओं के बीच हुई एक संधि के बाद आयरलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का स्वतंत्र सदस्य घोषित किया गया। 1946 की बात करें तो भारत में होमगार्ड की इसी दिन स्थापना हुई। 1956 यानी 6 दिसंबर को भारतीय राजनीति के मर्मज्ञ, विद्वान, शिक्षाविद और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन हुआ। 1978 की बात करें, स्पेन में 40 साल के तानाशाही शासन के बाद देश के नागरिकों ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए मतदान किया। ये जनमत संग्रह संविधान की स्वीकृति के लिए कराया गया। 1992 6 दिसंबर उन्मादियों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिसके बाद देश के कई शहरों में दंगे भी भड़क उठे। 2007 ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में सिख छात्रों को अपने साथ कृपाण ले जाने और मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनने की इजाजत मिली। और विषय वही हमारा संविधान के निर्माता स्मृति दिवस विशेष। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको परिचय करवाते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं इस विषय पर विशेषज्ञ। सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर आजम साहब का, जो कि प्रसिद्ध शायर हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, साथ ही अधीक्षक हैं शासकीय यूनानी फार्मेसी भोपाल के। अगले अतिथि हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुधीर आज़ाद, लेखक, कवि और जाने माने फिल्मकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर स्टूडियो में। और जिस तरह से हम एक महत्वपूर्ण शख्सियत पर बात करने वाले हैं, उनके विचारों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक नजर डालते हैं। के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के निकट का छोटा सा कस्बा महू कभी काली पलटन के नाम से विख्यात था। परतंत्र भारत में मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार का संक्षिप्त नाम महू पड़ गया। उस समय अंग्रेज सरकार अपनी सैन्य गतिविधियां यहाँ से संचालित किया करती थी। इसी कारण स्वतंत्र भारत में भी सैन्य गतिविधियों का यह एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इस सब के बावजूद महू को देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में यदि पहचान मिली है तो उसका कारण है यहाँ पर सामाजिक क्रांति के एक सूर्य का उदय होना। इस क्रांति सूर्य का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल
1891 को इसी महू छावनी के एक सरकारी सैनिक क्वार्टर में विश्व भूषण भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर ने जन्म लिया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक साधारण सूबेदार के घर में जन्मे इस बालक के नाम से एक दिन महू शहर को विश्व में जाना जाएगा। पिता रामजी और माता भीमाबाई की 14वीं संतान बालक भीमराव बाद में लाखों करोड़ों दलितों और वंचितों के प्यारे बाबा साहब कहलाए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्राप्त की। वे प्रारंभ से ही मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। उनका बचपन अभाव और कठिनाइयों भरा था। पहनने को ठीक से कपड़े और चप्पल तक नहीं थी। काफ़ी दूर स्कूल में पैदल ही जाना पड़ता था। छाता नहीं होने से बरसात में वे भीगते हुए ही स्कूल जाते। हाई स्कूल में प्रवेश लेने वाले दलित वर्ग के वे पहले विद्यार्थी थे। पिता सेना में शिक्षक थे, इसलिए पठन पाठन में उन्हें भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन मिलता था। मैट्रिक पास करने के बाद 1908 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में प्रवेश लिया। दलित होने के कारण उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई, इसीलिए फारसी और अंग्रेजी विषय लेकर उन्होंने 1913 में बीए पास किया। इसी दौरान बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ जी उनकी मेधा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को छात्रवृत्ति प्रदान कर कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में पढ़ने भेजा। वहाँ से डॉक्टर अंबेडकर 1915 में अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री लेकर आए। उन्होंने वहाँ इतिहास, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति तथा मानव शास्त्र का भी अध्ययन किया। उनको पढ़ने लिखने के प्रति बहुत लगाव था। वे दिन में 18 से 20 घंटे पढ़ने लिखने में व्यतीत करते। लाइब्रेरी से बाहर जाने वाले वे अंतिम व्यक्ति होते थे। यही कारण था कि बहुत कम समय में उन्होंने इतने सारे विषयों का गहन अध्ययन किया। 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। विदेश में अध्ययन समाप्त करने के उपरांत डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा महाराज ने ही सर्वप्रथम 1917 में अपनी रियासत में मिलिट्री सेक्रेटरी के उच्च पद पर नियुक्त किया। लेकिन वहाँ काम करते हुए डॉक्टर अंबेडकर को अत्यधिक जातिगत अपमान का सामना करना पड़ा। उच्च सवर्ण वर्ग के लोग उनसे खुलेआम छुआछूत का व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि चपरासी भी उन्हें फाइलें दूर से ही फेंक कर देता था। इतने बड़े पद पर आसीन होकर भी उन्हें रहने के लिए एक सरकारी आवास तक नहीं मिल पाया। इस घनीभूत पीड़ा का कड़वा घूंट पीकर अंततः उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। उस समय उच्च सवर्ण जातियों का इतना वर्चस्व था कि स्वयं बड़ौदा महाराज भी उनकी मदद करने में असमर्थ रहे। बड़ौदा से वापस आकर डॉक्टर अंबेडकर ने सिडनम कॉलेज मुंबई में प्राध्यापक के तौर पर काम प्रारंभ किया। यहाँ भी उन्हें रहने के लिए अपनी जातिगत पहचान छिपाकर एक पारसी के नाम से रहना पड़ा। यहाँ भी वे ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए और 1923 में उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में वकालत
प्रारंभ की। वे गरीबों और मजदूरों के केस मुफ्त ही लड़ा करते थे। इसी दौरान 1926 में वे मुंबई प्रेसिडेंसी कमेटी के सदस्य बने। यह उनकी विद्वता का ही प्रमाण था कि 1935 में उन्हें गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई का प्रिंसिपल बनाया गया। 1942 में वे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी परिषद में लेबर मेंबर बनाए गए। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात अगस्त 1947 में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं ने उनकी प्रतिभा का लोहा माना और उन्हें संविधान निर्माण प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर देश में लोकतंत्र की नींव का पत्थर रखने में अपना सहयोगी बनाया। Which I must express clearly is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I should have thought that in order to make a start, in order to induce every party, every section in this country, it would be the act of greatest statesmanship for the majority party even to make a concession to the prejudices of people who are not prepared to march together. इस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्रतिभा और क्षमता से साबित कर दिखाया कि हीरा मिट्टी में भी पड़ा हो तब भी अपनी चमक नहीं। तो देखा आपने किस तरह से जो वो कहते थे वो यहाँ बिल्कुल शब्दशः सही बैठता है कि वो कहते थे कि बदला लेने के लिए मत लड़ो, बदलाव लाने की सोच से लड़ो। तो उन्होंने कह दिया कि तुम तलवार उठाओ तो मैं कलम उठाता हूँ, और तुम धर्म बचाओ मैं राष्ट्र बचाता हूँ। ऐसे कई विचार जो मुझे लगता है कि जिनसे हमें सीखना चाहिए। भारत के प्रथम कानून मंत्री और अर्थशास्त्र जिसमें पारंगत थे वो, उन्होंने कितनी बारीकी से संविधान के निर्माता कहे जाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कितनी बारीकी से समझाया कि किस तरह से अपने विचारों से हम बदलाव ला सकते हैं। क्या कहते थे उनके और तमाम विचार, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हैं वो कवि साहित्यकार, मैंने उनका परिचय भी आपको दिया, एक बार फिर से बता देते हैं। डॉक्टर आजम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुधीर आज़ाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही कलमकार हैं, दोनों की कलम चलती है। वो भीमराव अंबेडकर जी जो ऐसे तमाम शख्सियत हैं जो अपने विचारों से बदलाव लाने की कोशिश करते रहे, और अब ये कलमकार उन विचारों को गहरे बैठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आज की पीढ़ी के साथ तालमेल बैठाते हुए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अंबेडकर साहब की बात करूं, और चूंकि आप दोनों के ही हाथ में इस वक्त भी कलम है, तो क्या कही आपकी कलम अंबेडकर जी के लिए? देखिए, उनके लिए तो मैं एक शेर ही कहना चाहूँगा, और वो समस्त उनके पूरे व्यक्तित्व के लिए है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हाँ। कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो ये ऐसा दीदवर है जो मुद्दतों बाद, सैकड़ों सालों बाद, हज़ारों सालों बाद हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ। सबसे विशेष बात यह है कि जिस वर्ग से वो आते थे उस वर्ग में बहुत सारी चीज़ें उनके साथ प्रथम है। वो प्रथम मैट्रिकुलेशन वाले हैं, जिन्होंने पहली बार किसी ने अपने जात वर्ग में मैट्रिकुलेट किया था।
और यही नहीं, बतौर भारतीय अगर मैं कहूँ तो अर्थशास्त्र में जो एमए की डिग्री पहली बार भारत में अगर किसी ने प्राप्त किया था तो अम्बेडकर ही थे। बिल्कुल। ये उनकी विद्वता को बताता है, लेकिन एक विद्वता अलग चीज़ होती है, एक नैतिकता अलग चीज़ होती है। उन्होंने अपनी विद्वता का कहीं भी प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने हमेशा नैतिकता की बात की, उन्होंने हमेशा इंसाफ की बात की, उन्होंने हमेशा बंधुत्व की बात की, उन्होंने हमेशा मेलजोल की बात की, उन्होंने हमेशा छुआछूत के खिलाफ बात की, इसलिए वो एक महान शख्स है हमारी नज़र में। बिल्कुल, ये तो डॉक्टर आजम की नज़र से और उनकी कलम से आपने अंबेडकर जी को जाना, वो क्या कहते हैं। हम जानते हैं डॉक्टर सुधीर आज़ाद जी से कि उनकी नज़र में अंबेडकर कौन। बहुत शुक्रिया, बड़ा कामयाब दिन है इस लिहाज से कि आज हम एक ऐसे किरदार की बात कर रहे हैं जो आज भी महकता है, मुस्कुराता है। देखिए, जब आप बात करते हैं कि अंबेडकर साहब को आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, कितने आज वो हैं और कितने आज वो नहीं हैं, तो मैं उनको जितना मैंने पढ़ा, जितना जाना, जितना समझा, मुझे 4 मिसरे जो मेरे जहन में आए, सबसे पहले वो सुना देता हूँ। सुनिएगा कि सभी नगमात बुलंदियों से गाए नहीं जाते, सभी नगमात बुलंदियों से, सभी नगमात बुलंदियों से गाए नहीं जाते, दिलों के दर्द चौराहों पे दिखलाए नहीं जाते। सुनिएगा कि जिसे देखो वही तैयार है मीनार बनने को, जिसे देखो वही तैयार है मीनार बनने को, पर ऐसे नींव के पत्थर सड़कों पे पाए नहीं जाते। तो ये वो लोग हैं। आज हिंदुस्तान की इतनी मजबूत इमारत, इतनी बुलंद इमारत अगर है तो उसकी ज़मीन अंबेडकर साहब है। तो मैं तो जब उनको सोचता हूँ, देखता हूँ, तो मेरे जहन में यही आता है कि ऐसे लोग कालातीत होते हैं, ये कल जितने थे उससे ज़्यादा आज हैं। तो मुझे तो यही लगता है अंबेडकर साहब को जब भी सुनता पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल। डॉक्टर आजम जी, जिस तरह से उनके विचारों की अगर हम बात करें, इतने अलग अलग श्रेणी में उन्होंने हर किसी को जागृत करने की कोशिश की है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। महिलाओं के लिए भी उन्होंने बेहतर काम किया, अगर मैं जातिगत उनके उस पर बात करूँ, क्योंकि वो जूझे उस चीज़ से, और जब इंसान अपने ऊपर वो सारी चीज़ों को महसूस करता है तब इस बात को भी महसूस करता है कि ये जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। लेकिन ऐसा बदलाव लाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी। जबलपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अशोक जी। हम पहले जान लेते हैं कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। जी अशोक जी, आप अपना सवाल रखिएगा। जी हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, मैं जबलपुर से अशोक बोल रहा हूँ। मैं ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आज के दिन आप इनके स्मृति दिवस पर आप लोगों को कुछ निचुलो कानूनी सलाह देने का भी प्रावधान रखें। एक विषय छोटा सा ये भी जोड़ दिया जाए तो कुछ अच्छा हो जाएगा हर जिले में। जी बिल्कुल, बहुत कृपा होगी आपकी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कानून से जुड़े, क्योंकि ये बारीकियां ऐसी हैं कि जहां आपको धाराओं का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मैं इस सवाल को इस दृष्टिकोण से जोड़ देती हूँ कि अन्याय ना सहना पड़े, इसके लिए क्या कह गए अम्बेडकर साहब, क्योंकि उन्होंने भी अन्याय नहीं सहा, वो भी बदलाव लेकर ही आए। तभी हम उनको इतनी प्रमुखता से कह सकते हैं कि याद कर रहे हैं और याद करते रहेंगे। हर पीढ़ी याद करती रहेगी उनके योगदान को। जी डॉक्टर आजम, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए, विचार और या किसी तरह के बदलाव या इस तरह के जो कोई ऐसा कोई कार्य, ये आवश्यक नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा ही आदमी करे। लेकिन अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, तो उसको समझ में आता है कि क्या बेहतर है और क्या अच्छा है, और क्या देश के लिए अच्छा है, क्या लोगों के लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या दूसरों के लिए अच्छा है। वो शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि 26 से कोई कहता है 26 डिग्रीज थी, कोई कहता है 32 डिग्रीज थी, कोई कहता है 64 डिग्रियाँ थी, और जो 9 भाषाओं का ज्ञाता हो, जाहिर है कि ऐसे व्यक्ति से हम यही अपेक्षा रखते हैं कि उसका जो अपना जो विद्वता अपनी जो होगी और जो कुछ उसने पढ़ा लिखा होगा, उस अनुसार वो समझता होगा कि इस सिचुएशन में सबसे बेहतर इंसानों के लिए क्या होगा। वो सिर्फ अपने लिए एक सोचना एक अलग बात थी। एक वो था उस समय बहुत छुआछूत और दलितों के प्रति जो व्यवहार, वो तो था ही, उसके खिलाफ उनका काम तो था। लेकिन वो उसके परिप्रेक्ष्य में भी वो बंधुत्व की बात करते थे। बंधुत्व से मुराद ये, हम सबको अपने साथ में रहना है। जिनके लिए उनके आप चाहे तो उनकी किताबें पढ़ सकते हैं। जाति का विनाश
और शूद्र कौन, ये 2 किताबें उन्होंने लिखा है। वो अपने उनकी तमाम तरह जो उनकी फ़िक्र है, जो उनकी सोच है, जो उनके विचार हैं, सारे के सारे उसमें समाहित हैं। हम ज़्यादातर आजकल सोशल मीडिया और यहाँ वहाँ से जो चीज़ें पढ़ लेते हैं, उन्होंने ये कहा वो कहा, ये ज़रूरी नहीं कि उतना सच हो। सच अगर उनके बारे में, उनके विचारों को सही जानना है तो मैं आप लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि उनकी किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप उनकी गहराई को समझेंगे और उनके विचारों से आप अवगत हो सकेंगे। लिहाजा आप उनकी किताबें अवश्य पढ़ेंगे। किसी शख्सियत को अगर समझना हो तो जैसा कि आपने सलाह दी कि पढ़ा जाए, उनको उनकी किताबों को पढ़ा जाए, तो उनके विचारों से भी हम अवगत हो जाएंगे। या तो पढ़ा जाए या फिर देखा जाए। देखा जाए यानी विजुलाइज अगर किया गया है। सुधीर जी, आपने कई तरह की फिल्में बनाई गई। रिसेंटली हम बात करें कि टैंक नंबर, मैं अगर गलत नहीं तो 610 हाल ही में रिलीज की है, गैस त्रासदी, जिसकी 38वीं बरसी पर आपने इसको रिलीज किया है। तो क्या अंबेडकर जी पर भी फिल्म बनाने की तैयारी? वो भी एक ऐसी शख्सियत है जिसको शायद हालांकि कुछ घंटों में नहीं समेटा जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है ताकि आने वाली कई पीढ़ियां जब उस फिल्म को देखें तो समझ सकें कि क्या थे अंबेडकर। प्रिया जी, आपने तो मुझे एक काम दे दिया है। नहीं, ये वाकई सही है। और देखना, सुनना, समझना, जब ये सारे मीडियम एक साथ आते हैं तो वो हमारी स्मृतियों का एक गाढ़ा और स्थायी हिस्सा हो जाते हैं। और निसंदेह ऐसे व्यक्तित्व पर उनका जो कृतित्व है वो तो आप जानते ही हैं कि इतना विशाल, इतना व्यापक। मैं जो समानांतर रूप से देखता हूँ कि चाहे वो मेरी डॉक्यूमेंट्री 610 थी, तो कहीं ना कहीं आपके उत्तरदायित्व, आपके कर्तव्य, आपके अधिकार और इन सब के साथ साथ कि वाकई आप कितने संवेदनशील इंसान हैं। जब हम अगर अंबेडकर साहब की बात करते हैं और हम कहते हैं कि जैसा अभी जनाब ने फरमाया कि कैसे उन्होंने वंचितों के लिए बात की, वो खुद जहाँ से आए और जहाँ तक पहुँचे। सफ़र तब बड़ा हो जाता है जब अपने कदमों से तय किया जाता है। तो वो पगडंडी उन्होंने खुद बनाई और वो एक जगह पहुँचे। मैं ऐसा मानता हूँ कि अंबेडकर साहब को समझने के लिए आपको एक मनुष्य होने की ज़रूरत है। आप पढ़े लिखे हों, आप पढ़े लिखे ना हो, ये बहुत द्वितीयक है, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन अगर आपके अंदर एक बेसिक इंसान है, एक ऐसा इंसान है जो महसूस कर सकता है किसी की मुस्कुराहट, किसी की दर्द को, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है अंबेडकर साहब से। बिल्कुल। और यकीनन इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा आजम साहब ने बताया कि हम देखिए, किताबें तो अपने आप में एक उससे बड़ा रहनुमा कोई होता नहीं है। तो जो सबक, जो सलीके और जो तालीम वो हमें देती है, तो उसका तो कोई सानी ही नहीं है। तो यकीनन जी बिल्कुल। आजम जी, बिल्कुल उनको भुलाया नहीं जा सकता। इतिहास के पन्नों में वो हमेशा के लिए दर्ज हो गए। उनके विचारों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो खुद ही कहा करते थे कि जो इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास बना नहीं सकते। आपकी कलम को मैं चाहूँगी कि कुछ और सुनना चाहेंगे आप दोनों को हम, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है कि हम उनके विचारों को आपके विचारों के साथ, मुझे लगता है कि तालमेल बैठाते हुए कुछ नई चीज़ जब निकल कर आती है तो वो भी अंकित हो जाती है स्मृति पटल पर। आज स्मृति दिवस पर उन्हें हम आप चाहते हैं कि शेरी पैकर में यानी कविता के तौर पर उनको हम खराज पेश करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बाइबिल है वो कहती है कि बेहतरीन क्रिश्चियन बनो, या क्रिश्चियन बनने की बात करती है। भगवत गीता बात करती है हिंदू बनो, कुरान बात करता है मुसलमान बनो, और संविधान बात करता है इंसान बनो। और ये संविधान का निर्माता कौन? अंबेडकर। वो जो भारत रत्न है, जिनको 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया था, उस शख्स की परिकल्पनाओं का ही एक यह हमारे सामने जो मूर्त रूप है वो हमारा संविधान है, जो हमें ये संदेश देता है कि हमें इंसान कैसे बनना है, हमें भारतीय कैसे रहना है, और हमें भारत देश से मोहब्बत कैसे करना है, और व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम कैसे करना है, ये संदेश देता है। तो जाहिर है कि बड़ी महानतक बात है। तो मैंने उनके लिए 4 मिसरे लिखे, आपके सामने पेश करता हूँ कि अंबेडकर भी, मैं बताऊँ, उनको भीम जी भी कहते थे, उन्हें बाबा साहिब भी कहते थे, और अंबेडकर तो थे भीमराव अम्बेडकर पूरा नाम। तो अंबेडकर भी, भीम भी, बाबा कहें जिन्हें, कि अंबेडकर भी, भीम भी, बाबा कहें जिन्हें, विद्वान थे वो सबसे बड़े शख्स थे महान। क्या जी, अंबेडकर भी, भीम भी, बाबा कहें जिन्हें, विद्वान थे वो सबसे बड़े शख्स थे महान। उनकी महानता का भला जिक्र क्या करें, जिसने दिया है देश को भारत का संविधान, और वो संविधान जो हमें बताता है कि इंसान बनो। तो इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है उनके लिए। मैं इस वक्त उनको बहुत याद करके उनको खराज पेश करता हूँ।
श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। बिल्कुल सुधीर जी, उन्होंने कई मामलों में, कई विषयों की अगर हम बात करें तो एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो हर बार उठाया जाता है, हर बार, चाहे हम भले ही उसकी बात 8 मार्च को प्रमुखता के साथ करते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं महिलाओं के लिए उनके योगदान की बात करूं तो आपकी कलम क्या कह गई? एक नज़्म लिखी थी मैंने जी। और दिलचस्प ये है कि वो 8 मार्च को ही लिखी थी जी। और उसका तारुफ वाकई संविधान से ही है जी। संदर्भ भी यही है, अंबेडकर साहब की बात कर रहे हैं। मैं एक नज़्म सुना रहा हूँ जनाब, इरशाद। सुनिएगा कि उन्वान है मेरी जान सुन अब ख्वाब बुन। मेरी जान सुन अब ख्वाब बुन। तू आज़ाद है हकदार है, तू आज़ाद है हकदार है, तो डरना तेरा बेकार है। कुछ सोचकर रुकना नहीं, कुछ हो गलत झुकना नहीं। तू आज़ाद है हकदार है, तो डरना तेरा बेकार है। कुछ सोचकर रुकना नहीं, कुछ हो गलत झुकना नहीं। अब सोच को आज़ाद कर, ख्वाबों को भी आबाद कर। आवाज़ कर और बोल भी, हल्ला भी हो, कुछ शोर भी। तेरे कदम तो तेरी राह हो, ख्वाहिश तेरी तेरी चाह हो। बंधन जो कोई रोके अगर, बढ़ने से कोई टोके अगर। रिश्ते और रस्म तुझसे सही, पर अब कुछ भी तेरी शर्त पर नहीं। सब खत्म अब हुदूद कर, हर सांस को महसूस कर। नन्ही कली गुड़िया मेरी, और रच ले दुनिया तेरी। बच्ची मेरी बहना भी सुन, मेरी जान सुन अब ख्वाब बुन। मैं तेरे लिए निगहबान हूँ, इस देश का संविधान हूँ। इस देश का मैं तेरे लिए संविधान इस देश का संविधान हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उन्हीं के विचारों में से एक विचार, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब उनको पढ़ने में आती है तो जो हाइलाइट्स होते हैं वो उनके विचार ही होते हैं, तो उसमें से अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। मुझे लगता है ये लाइन हम जैसी महिलाओं के लिए ज़्यादा बेहतर होगी, जो आपकी जो बेस बनी, जो पंक्तियाँ की वाकई कि अपने ख्वाब बुन जो वाकई। और मैं ये चीज़ ऐसे भी महसूस करता हूँ प्रिया जी के सबसे बेहतरीन वक्त अगर सृजन का होता है, अपने किरदार को गढ़ने का होता है, तो वो होता है जब बहुत विपरीतताएं आपके सामने हो, विषमताएं बहुत ज़्यादा हों, और जब एक ऐसा रहनुमा आपके पास है, एक ऐसी किताब आपके पास है जो इंसान बनाना सिखाती है, तो यकीन मानिए काम आसान हो जाता है। बस आप सांस लेते रहें, थोड़ा सा जिंदा हों, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है एक बेहतर इंसान होने के लिए। एक पंक्ति ना दूसरी पंक्ति से जुड़ गई कि जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। बहुत खूबसूरत बात। इस राह में कांटे बहुत हैं। ठीक। जो भी हम कोई भी मेमार की बात करते हैं या कोई भी निर्माण की बात करते हैं जी। और विशेष तौर से समाज निर्माण के लिए जो लोग कार्य करते हैं उनकी बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत कांटे उनके रास्तों में रहते हैं, लेकिन अगर इरादा उनका पक्का रहता है ना, जो इरादा नहीं बदलते वो इतिहास बदल देते हैं, वो इतिहास बना देते हैं। देखिए इन्होंने कितनी बढ़िया बात कही। मैं अगर आप इजाज़त दे तो 4 मिसरे मेरे बिल्कुल इसी तासीर के हैं। और सुनिएगा, यही ख्याल है जो अभी इन्होंने फरमाया कि जो तूफानों से लड़ती जा रही है, वही जो तूफानों से लड़ती जा रही है, वही कश्ती तो बढ़ती जा रही है। और गुलों को तोड़ने में तुम लगे हो, उधर खुशबू बिखरती जा रही है। बहुत सुंदर। इतने स्ट्रॉन्ग शब्द होते हैं और कई बार इतनी आसान भाषा में इतनी गहरी बात को समझा देते हैं कि वो आपने सुना होगा ना, मुहावरे हैं कई सारे कि रोंगटे खड़े हो गए, तो ऐसी ही कुछ बात कह जाते होंगे वो शायद जब वो भीड़ के बीच में खड़े होते होंगे। कितनी सारी उनकी ऐसी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा भी रहे थे हमारे दर्शकों को, बाबा अम्बेडकर जी की इतनी साहसी तस्वीरें कि सिर्फ तस्वीरें देखने भर से उनकी शख्सियत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है, कितने आत्मविश्वास से परिपूर्ण एक शख्सियत। इसके अलावा मैं दर्शकों से भी जरूर ये बात कहना चाहूंगी कि आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी उनको दिमाग में गढ़ लिया होगा उनके विचारों के साथ। अगर आप कुछ कहना चाहें या अपने सवाल के रूप में भी उनको जानना चाहें हमारे विशेषज्ञों से, तो 0755 266 0049 टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिएगा, 1800 233 0040। ये मौका मैं आपको शेयर करने का भी दे देती हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात जहन में, उनके इतने सारे संस्मरण, इतने सारे वाक्य हैं जो जिन्हें याद कर कर हमें लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए था या ऐसा हुआ था या एक बार की बात है, आप बिल्कुल शेयर कीजिए। इस बार सवाल के साथ साथ कुछ साझा भी कीजिए। आजम सर, हम उनके व्यक्तित्व पर बात करें, उनके राजनीतिक करियर की अगर हम बात करें, राजनीति में
स्पष्टवादी होना कहीं ना कहीं घातक माना जाता है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उनकी स्पष्टवादिता ऐसी कि मुझे लगता है कि लोहा मनवा लेती थी। देखिए, अस्पष्टवादिता जो आती है ना, वो कब आती है? जब आप सत्य पर होते हैं, जो आपका विचार है वो अडिग होता है और आप कहीं से किसी भी तरह से खुद को ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करते। यानी बहुत सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती है। हम समझ लें, अगर कोई हमें 1000 बार कहे कि जो आसमान में चमकने वाला अभी है वो सूरज नहीं कुछ और है, तो मैं कतई नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे सूरज दिख रहा है और उसके में हमारे पास दलील है और प्रमाण है। 1000 बार मेरे सर पे कुछ बोझ रख दे या नेज़ा रख दे या तलवार रख दे, कुछ भी, तो भी मैं कहूँगा कि सूरज ही है। तो उनके जो विचार थे ना, वो विचार इतने सक्षम थे और इतने कहना चाहिए सत्य थे कि वो उस पर हमेशा अडिग रहे। और ये सच्चाई है सदियों से, और जो कुछ व्याप्त था हमारे समाज के बीच में, उनको देखते और झेलते वो जो चीज़ें वो करना चाहते थे, उन्होंने बहुत भरपूर कोशिश की। ये चीज़ है कि आज भी वो उनका मकसद एक हद तक बहुत 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 कामयाब हो रहा है और हुआ है। लेकिन अभी भी हम सबको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है समाज को और ज़्यादा सम बनाने के लिए, समाज के लोगों को और बराबर बनाने के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि संविधान का मूल मंत्र ही है कि हम सब बराबर हैं, हम भारतीय एक समान हैं, हम भारतीय एक है। तो हमें एक दिखना भी चाहिए, हमें एक नज़र भी आना चाहिए। हम सिर्फ भाषणबाजियों के लिए और नारों के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल न करें, बल्कि बाकायदा व्यवहार में ये करके दिखाएं कि हाँ, हम सब एक है। और यही तो संदेश था उनका। इसलिए वो कभी अडिग नहीं रहे, कभी डिगे नहीं, माफ कीजिएगा, कभी डिगे नहीं, वो हमेशा डिग रहे। बिल्कुल सही बात है। और संविधान की बात हो रही है, संविधान के निर्माता की बात हो रही है और उनकी स्पष्टवादिता की अगर बात हो रही है, तो उन्होंने ये बात भी कही थी, आप दोनों सहमत होंगे और शायद मैं इसका संदर्भ भी जानना चाहूँगी और प्रतिक्रिया भी आप दोनों की लेना चाहूँगी कि अगर संविधान का कभी दुरुपयोग होता हुआ दिखा तो इसको सबसे पहले जलाने वाला मैं हूँगा। इतनी कड़ी भाषा में उन्होंने सीधी वो बात कह दी थी। क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? सुधीर जी, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति, एक इतना बड़ा दर्शन रखने वाला व्यक्ति अगर एक निर्माण के बाद ये कहता है कि अगर इसका दुरुपयोग होगा तो मैं इसको जला दूंगा, तो ये वही व्यक्ति हो सकता है जो उसकी सारी संभावनाओं से परिचित है कि एक आने वाले समय में इसका प्रयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि इस कथन की, ये जो संवाद है उनका, इस पे अगर उनकी जो ज़मीन होगी वो ये हो सकती है कि सही अर्थों में समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका रंग देखे हुए, उसका रंग देखे बिना, जाति देखे बिना, धर्म देखे बिना, समुदाय देखे बिना, उसके हित के लिए संविधान का अगर सदुपयोग होता है तो ये संविधान प्रासंगिक है और स्वीकार्य है। अन्यथा अगर इसका प्रयोग उसी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के हित के लिए नहीं होता तो ये पूर्णतः मेरे लिए निरर्थक है। और अगर वो उनका ये विचार है तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा उनका दृष्टिकोण है और भारत उनके लिए वो अंतिम व्यक्ति है जिसका वो धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ण देखे बिना उसको और उसके हित और उसके विकास के लिए सोचते हैं, उसके अधिकार और उसके कर्तव्य के लिए सोचते हैं। तो मुझे लगता है ये इसकी बुनियाद है। बिल्कुल, शायद यही सकारात्मकता लाने की कोशिश की जा रही थी, एक एक व्यक्ति को जगाने की कोशिश की जा रही थी, उसके अंदर बैठे इंसान को जगाने की कोशिश की जा रही थी। शायद इसीलिए वो कहते थे कि यदि खेत में बीज ना डाला जाए तो प्रकृति घास फूस से उसे भर देगी। ठीक उसी तरह अगर व्यक्ति में सकारात्मक विचार न डाले जाए तो नकारात्मक विचार स्वतः हावी होने लगते हैं। आसम साहब, क्या कहेंगे? देखिए, जो ये इस तरह की जो बातें हैं ये तो अक्सर लोगों ने कही हैं। ये इस पर अंबेडकर की पहचान ज़्यादा नहीं हम कहेंगे। अंबेडकर की वो जो पहली आपने जो बात कही ना, वो बात है कि जो मैं जला दूंगा, जला दूंगा, जो निर्माण करेगा उसी को तो अधिकार है कि उसको तोड़ भी दे। आज हमारा घर है, मुझे पसंद नहीं आया और उसका दुरुपयोग किया गया तो मुझे पूरा अधिकार है। आप देखिए 6 दिसंबर 1956 में जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी, है ना, संविधान की ड्राफ्ट कमेटी, 2 साल 11 महीने 17 दिन तक वो कार्य करती रही। और ये इतिहास है कि उसमें वैसे तो 7 मेंबर्स थे, लेकिन 7 मेंबर कभी इकट्ठा नहीं होते थे और कोई कहीं का था, कोई कहीं का था। मूलतः लोगों का कहना है, ऐतिहासिक कहते हैं कि ये पूरा का पूरा संविधान की जो पूरी की पूरी संरचना है ना, उसमें पूरी तरह से अगर किसी का हाथ है या पूरी तरह से एक एक शब्द, एक एक लाइन अगर किसी शख्स का है तो वो है अंबेडकर जी का। लिहाजा वो अपनी इस बात को जानते थे कि जो मैंने पुस्तक बनाई है, जो संविधान बनाया है, वो हर तरह से
भारतीयता को अक्षुण्ण रखने वाली है। और अगर इससे कोई विरुद्ध जाने की कोशिश करता है तो दरअसल वो मेरे अपने बनाए हुए उसूलों के खिलाफ जाना चाह रहा है। अतः उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो ये मानूंगा कि साहब ये संविधान कामयाब नहीं होगा और मैं उसको जलाने वाला पहला व्यक्ति हूँगा, क्योंकि जो निर्माता है वही ढा भी सकता है। तो ये उसकी बात है। बाकी जो आपने ये बात कही बोने वाली, ये तो एक शाश्वत सत्य है। वो इसलिए कि जाहिर है कि हम जैसा फल की इच्छा करेंगे वैसे ही हमें पहले बीज बोना पड़ेगा, और जाहिर है सकारात्मक रहेंगे तो सकारात्मक हम देखेंगे भी और सकारात्मक समाज का निर्माण भी करेंगे। हाँ, लेकिन इस तरह का जो परिदृश्य चल रहा है, वर्तमान परिदृश्य, उसमें बहुत जल्दी नेगेटिविटी लोगों के बीच में आ जाती है। अब सकारात्मकता की बात सिर्फ शायद लिखने के लिए हो गई है, उसे अमल में लाना एक चैलेंज की तरह होता चला जा रहा है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, अपने दिमाग में नकारात्मक विचार मत लेकर आओ। लेकिन अब मुझे लग रहा है एक युद्ध अपने विरुद्ध इसी के लिए चल रहा है। सुधीर सर, भारत के प्रेमी होने की आप बात कर रहे थे, भारत प्रेमी का जिक्र कर रहे थे आप अम्बेडकर जी को जोड़कर। मैं भारत हूँ आपने तैयार किया है, थोड़ा मैं चाहूंगी कि क्यों मैं भारत हूँ? दरअसल एक शॉर्ट फिल्म है और इसका ताल्लुक उसी ख्याल से है कि अगर आप अपने अधिकारों को जानते हैं तो आपको अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। तो मैं भारत हूँ, इसलिए मैं भारत हूँ क्योंकि मेरी संवेदनाएं इस राष्ट्र के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं भारत हूँ क्योंकि मैं अपने संविधान का पालन करता हूँ। मैं भारत हूँ क्योंकि मैं अपने राष्ट्र के प्रति पूर्णतः समर्पित और ईमानदार हूँ। एक चीज़ जो भी आपने कहा, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि एक नकारात्मकता का माहौल, एक विषमता जो है वो बड़ी गूंज रही है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि देखिए, हमारे अंदर है कि हमको बिखेरना क्या है। हाँ। तीरगी हम में है और चराग हम में है, एक मिसरा है, मुझे पूरा वो शेर याद नहीं आ रहा मेरा, कि हाँ शेर ये है कि ये तुम पर है कि तुमको बिखेरना क्या है। हाँ, ये हम ही पर है कि हमको बिखेरना क्या है। तीरगी हम में है और चराग हम में है। क्या बात है, तो दोनों चीजें हैं, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिव। दरअसल तो इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए और हम सभी को प्यार का व्यापार करना चाहिए। क्या अच्छा, सही बात है। कुछ बिखर कर सीखते हैं, कुछ निखर कर सीखने वालों की संख्या भी फिलहाल। आजम साहब, इसके बदले आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जाहिर है कि मैं भारत हूँ और मैं भारत इसलिए भारत हूँ क्योंकि मुझ में भारत है। बहुत बढ़िया। और मुझ में जब भारत है यानी मैं पूरी तरह से जहाँ भी जाऊँगा, जिधर भी रहूँगा, खुद भी अकेला भी रहूँगा, तो मैं जिसका नेतृत्व करूंगा या मैं जिसका प्रतिनिधित्व करूंगा वो हमारी भारतीयता होगी। मेरा नाम, मेरे व्यक्तित्व, मेरे तमाम चीज़ें पृष्ठभूमि की चीज़ है। मेरी सबसे पहली और अव्वल पहचान अगर कोई है तो एक भारतीय की है। तो हमारे साथ ये भारतीयता कोई ऐसी थी, हमारी ये डीएनए में है, हमारे अपने मस्तिष्क में है, हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है। अतः मैं पूरी तरह से मैं भारत हूँ। मेरा कोई भी, जैसे कि अगर कोई भी शख्स भारत के बाहर कोई भी अच्छा या बुरा काम करता है तो उसमें वो व्यक्ति विशेष तो छूट जाता है, लेकिन उसके मतलब उसका नाम अलग हो जाता है, लेकिन वो भारतीय के नाम से, एक भारतीय ने अच्छा किया, एक भारतीय ने बुरा किया, वो नाम छूट जाता कि मैं डॉक्टर आजम हूँ या डॉक्टर साहब हैं, कोई भी ये छूट जाता। एक इंडियन था, ही वॉज इंडियन। इट मीन्स कि हम लोगों को अपने अंदर ये हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम अपने साथ अकेले नहीं चल रहे हैं, हमारे साथ भारत चल रहा है, हमारे अंदर भारत चल रहा है। बिल्कुल। बहुत आपकी इन सब बातों से ना एक बहुत खूबसूरत सा सवाल भी बन रहा है और विचार भी ये है कि पढ़े लिखे लोगों को भेदभाव मिटाने के लिए काम किया जाना चाहिए, बजाय कि पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब ही नहीं निकलता अगर आप उन बेतुकी बातों को आधार देने लग जाते हैं। ये प्रिया, आपने सुना होगा डॉक्टर साहब, एक मुझे निदा फाजली साहब का एक शेर याद आ गया कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो। हाँ। 4 किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे। 4 किताबें पढ़कर तो ये वो चीज जो निदा ने कहा, वो कहा कि किताब पढ़ के भी अगर हमारे अंदर व्यवस्था आ रही है तो ये तो बड़े मतलब बेकार बात है। हाँ, लेकिन जब ये है कि जैसे बच्चे निश्चल है, जिस तरह से बच्चों के अंदर मासूमियत है, जिस तरह से बच्चा कभी नहीं पूछता कि मेरा दोस्त कैसा है, कौन है, किधर है, कहाँ का है, छोटे घर का, बड़े घर का, वो निश्चलता, वो अपनापन हमेशा बड़े होने के बाद भी कायम रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अगर हम वो ज़रूरत रखेंगे, हम सबको एक जैसा और अपने जैसा और समान समझने लगेंगे और सबको इंसान समझने लगेंगे तो कोई परेशानी ही नहीं आने वाली है। बिल्कुल। और दरअसल हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार यही है
बिल्कुल बिल्कुल। हम पूरा हिंदुस्तान, क्यों लोग कहते हैं कि इतनी विविधताओं के बाद हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है, तो उसकी वजह यही है कि हम बिना किसी मूल्यांकन के लोगों को अपनाते हैं। हमारे सारे अपने हैं, सारा हिंदुस्तान एक है, सारा भारत एक है, जैसा ये कह रहे हैं। तो वाकई बुनियाद तो यही है और यही रहेगी तो हिंदुस्तान रहेगा और ये संविधान सर्वोपरि रहेगा। जी डॉक्टर साहब, उस बुक का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि उसके बिना मैं बातचीत बिल्कुल ख़त्म नहीं करूँगी, बल्कि आगे बढ़ाऊँगी बातचीत को। उर्दू से हिंदी में आपने किताब की ताकि हर भाषा वर्ग के लोग उसे अच्छी तरह से समझ सके, पढ़ सकें और जान सके कि आखिर इसमें लिखा क्या गया। मैं उसका जिक्र मैं चाहूँगी ज़रूर कीजिएगा, थोड़े विस्तार से अगर आप बताना चाहें। मेरा आपका सवाल मुझसे है शायद? जी बिल्कुल, आपकी ही किताब का जिक्र मेरी जिक्र है, मैंने कहा शायद डॉक्टर साहब का भी की किताब हो। देखिए, मैंने जो विशेष वर्क किया है वो छंद शास्त्र पर किया है जी। और आजकल देख रही हैं कि कविताओं का जो स्वरूप होता जा रहा है वो अतुकांत ज़्यादा होता जा रहा है, इसलिए लोगों को याद नहीं रहती। हाँ। हमने बचपन में जो कविताएं पढ़ी थी, सूर्यकांत निराला त्रिपाठी और ये जितने नीरज मफ के जो वो निराला हुए, सुमित्रानंद पंत हुए, वो सब आज भी हमारे जहनों में मौजूद है। बूंद का जिक्र हो या कुछ और कविताओं का, वो क्योंकि तुक में है, वो तुक में होने की वजह से आज भी हमारे जहन में है। बीच में बहुत कुछ हुआ तो क्या हुआ, कविताओं में ज्ञान ही ज्ञान रह गया, रस का अभाव हो गया। तो कविता का दो मूल स्वरूप होता है कि आप ज्ञान भी दो, हाँ। लेकिन रस पहला है, आपको आनंद आए, वरना तो हम भाषण सुन लेंगे ना। सिर्फ अगर ज्ञान ही जानना, तो अगर हम कविता कह रहे हैं तो उसमें रस होना चाहिए। और जब हम रस की बात करते हैं तो माधुरी जो लाता है, वो लय जो लाती है, जो रिदम लाती है, वो छंद है। जब छंद में हम उतार चढ़ाव के साथ हर मिसरे को सुनते हैं ना, हाँ। तो उसके अंदर जो एक रिदम बनता है, जो एक गति बनती है, वो कानों को बड़ी शर्वणी लगती है, बहुत सुनने में अच्छी लगती है। इसीलिए आज के युग में जो सबसे लोकप्रिय विधा हम कह सकते हैं वो गज़ल है। गज़ल आज सारी भाषाओं में लिखी जा रही है। उर्दू में तो लिखी जाती थी, हिंदी में भी अब कम नहीं लिखी जा रही उर्दू की अपेक्षा में। तो हिंदी भाषी गज़लों की तरफ इतने ज़्यादा आकृष्ट हुए हैं, लेकिन क्या था, वो इन छंद शास्त्रों के जो शायरी के छंद शास्त्र हैं उनसे ज़्यादा भिज्ञ नहीं थे। लिहाजा समय की डिमांड को देखते हुए मैंने शायरी के अरूज को, जिसको अरूज बोलते हैं, शायरी के छंद शास्त्र को मैंने हिंदी में देवनागरी में रूपांतरित किया और आज ये सूरत हाल है, उसके कई एडिशंस आ चुके हैं। और उसी की बिना पर मैं अभी भी दिल्ली से कल ही आया। दिल्ली में एक जश्न रेख्ता होता है, बहुत दुनिया का मेरा ख्याल है सबसे बड़ा साहित्यिक जो है आयोजन, इससे बड़ा नहीं होता। उसमें मुझे वो मास्टर क्लास के लिए स्पेशली मुझे आमंत्रित किया गया था। 1-1.5 घंटे तक बड़ी भीड़ के सामने मैं उस गूढ़ सब्जेक्ट को बोल रहा था और लोग सुनने वाले थे, समझने वाले। यहाँ तक कि अमेरिकन फॉलोअर्स मुझे मिले, उन्होंने भी कहा कि साहब आपके अरूज की क्लास हमने सुनी और यहाँ हमने नोट किया ये वो। तो वो किताब मैंने आसान अरूज के नाम से कुछ साल पहले लिखी थी। हाँ। और वो लिखने का तात्पर्य यही था कि जो अरूज की किताब अगर हिंदी भाषी भी है ना, तो वो जान ले उस किताब के बारे में। मुझे लगता है कि आज की जनरेशन के लिए, खासतौर से अगर बच्चों की हम बात करें, बहुत ज़रूरत है इसकी। क्या कहना चाहेंगे, अगर मैं वो जो आपका 1.5 घंटे या जो भी जितने समय भी वो सेशन चला था, अगर मैं संक्षिप्त में कुछ एक ऐसी सलाह के तौर पर जो आपने कल जो वहाँ पर बताया होगा बच्चों को या वहाँ के लोगों को? जी, तो मैंने सिर्फ यही कहा कि अगर कोई भी कार्य करते हो ना, तो सबका अनुशासन है। अगर खाना भी खाते हैं तो अनुशासन है, उसका मैनर्स है, सभी के मैनर्स बनाए हैं लोगों ने ताकि बेहतर। इसी तरह से तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि जो तुम कविता कह रहे हो वो कुछ भी उगल दो, उसका भी कोई अनुशासन होगा ना। तो उसका अनुशासन ही छंद शास्त्र है। तो अनुशासन, आप अनुशासित रहिए। यदि आप गज़ल कह रहे हैं तो गज़ल का अपना विधान है, गज़ल के अपने शिल्प का विधान है। गज़ल के शिल्प के विधान को बगैर समझे हुए आप गज़ल कह रहे हैं तो आप गज़ल नहीं कह रहे, कुछ और कह रहे हैं, गज़ल नहीं कह रहे। तो अतः पूरी तरह से पाबंदी करें, जो उसके विधान की है, जो उसके छंद विधान है उसको करें। ये मूल मंत्र मैंने दिया, क्योंकि मैंने उनसे यही कहा। अच्छा, विधान सीखने के बाद भी ये ध्यान रखें कि छोटी मोटी काव्यात्मक गलतियां सबसे होती हैं, बड़े बड़े लोग भी नहीं छूटे, गालिब मीर नहीं छूटे, लेकिन ऐसे ऐसे गलतियां मत करो जिन्हें गुनाह कहा जाए, उनसे बचो। छोटी मोटी हो जाए त्रुटियां ठीक है, लेकिन ऐसी गलती मत करो जिसको हम कहेंगे तो गुनाह किया है तुमने। तो इस सब्जेक्ट पर हमारी बात, क्योंकि गलती की तो माफ़ी मिल सकती है, गुनाह की तो शायद सजा ही मिलती है। एग्जैक्टली। जी सुधीर जी, अम्बेडकर जी का अगर हम चर्चा करें, अनुशासन शब्द, एक शब्द ऐसा अभी सर बार बार इस्तेमाल कर रहे थे जिसकी ज़रूरत शायद हर वक्त रहेगी, हर क्षेत्र में रहेगी, हम चाहे लड़ाई की बात करें या पढ़ाई की भी बात करें। एग्जैक्टली। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। और जब
छंद शास्त्र के संदर्भ में इतना बढ़िया और बड़ा काम किया है उन्होंने, तो मेरे जहन में पहला शब्द यही आया था कि बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता। एक अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसी बात को एक 4 पंक्तियों से आगे बढ़ाता हूँ। देखिए 4 पंक्तियाँ हैं और इसी एहसास की हैं कि अनुशासित क्रमबद्ध पतझड़ से मधुमास बदलते देखा है। वाह। अनुशासित क्रमबद्ध पतझड़ से मधुमास बदलते देखा है, संयम के बल पर यौवन का विश्वास बदलते देखा है, और निस्वार्थ सेवा भावना से संसार बदलना क्या मुश्किल। हमने संकल्पों के बल पे युग का इतिहास बदलते देखा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये अनुशासन यकीनन, और ये अनुशासन हर जगह होना चाहिए, आपके जीवन में, आपके लेखन में, आपके कथन में, आपके कहन में, आपके व्यवहार में, हर तरफ ये अनुशासन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब अनुशासन छूट जाता है तो आप अपने लिए विशेषाधिकार मांगने लगते हैं, और जब आप अपने लिए विशेषाधिकार चाहते हैं तो किसी का अधिकार छिन जाता है। बहुत अच्छा। और वो बात फिर संविधान के उल्लंघन तक पहुंचती है। और मुझे लगता है इसी अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, अगर विशेष अधिकार की बात करें, क्योंकि वो कहते थे कि अधिकार है मेरा आपके साथ उठना बैठना, बिल्कुल चलना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके व्यक्तित्व पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, अनुशासन की बात कर रहे थे। डॉक्टर आजम, धैर्य और संयम, क्या इसका भी तालमेल बहुत जरूरी हो जाता है? और इसका बेहतरीन उदाहरण शायद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। धैर्य और संयम का तो जहाँ तक आपने अब जिक्र किया है वो तमाम जिंदगी भर। अब देखिए, अगर अब बहुत सारी चीज़ें अगर आप उनको पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हैं तो पता चला कि कई बार उनका धैर्य टूटा भी है। अच्छा। कई बार उनका संयम टूटा भी है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो ये होता है कि उनकी बहुत सारी चीज़ें जो कहना चाहिए कि नहीं फलीभूत हुई, तो आखिर में उन्होंने क्या किया था, धर्म तक परिवर्तित कर दिया। ये सबसे बड़ा द्योतक है कि वो कहीं ना कहीं उनकी मन माफिक चीज़ें उनके रहते ज़िंदगी में पूरी नहीं हो पाई थी। ये सब आप इससे होंगे, वो एक सब पक्ष है, आपके डॉक्यूमेंट्री में भी आया था कि ऐसा था, और उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया था, और उन्होंने किताब भी लिखी, बुद्ध धर्म का धम्म, वो किताब भी लिखी थी। तो जाहिर है ये जब कोई संयम आपका जो बांध जो उसका टूटता है, तो आदमी फिर कुछ न कुछ दूसरे निष्कर्ष पर पहुंचता है। और ये निष्कर्ष या उनको इस तरफ प्रेरित करने वाली जो चीज़ रही है, जाहिर है वो उन जो आशाएं थी उनका फलीभूत न होने के कारण उनका संयम टूटना था, जिसका स्वरूप हमने ये देखा कि आखिरी वक्त में अपने लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने धर्म त्यागा था, और दूसरे धर्म। तो ये है, तो संयम टूटता है। संयम अगर पूरा नहीं होता आपका संकल्प, तो कब तक आप संयम रखते हैं? तो ये एक चीज़ सोचने और समझने की उसकी ज़िंदगी बताती है। जी सुधीर जी, आप जुड़ना चाह रहे थे? हाँ, दरअसल मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ख्याल अलग है जी। मैं ये सोचता हूँ कि देखिए, जो अंधानुकरण किसी का नहीं करना चाहिए। अंबेडकर साहब बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, हमारे बुजुर्ग हैं, उम्र भर और आगे वाले ज़माने भी उनको इसी तरह से उनकी इज्जत करते रहेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि बड़े लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलतियां भी करते हैं। मैं चाहे सुभाष चंद्र बोस साहब की बात करूं, चाहे मैं महात्मा गांधी जी की बात करूं, चाहे मैं खुद अंबेडकर साहब की बात करूं, ये चूंकि मैं बहुत अदना सा हूं जो इस बात को कह सकता हूं, लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि आपका धैर्य अंतिम समय तक आपका धैर्य रहना चाहिए। और ये बात भी अगर मैं कह रहा हूँ तो ये अंबेडकर साहब से ही प्रेरित होकर कह रहा हूँ मैं आपको। मैं यहाँ इसलिए रोकना चाहूंगी क्योंकि मेरा एक काउंटर क्वेश्चन बन रहा है आपके इस वाक्य से। लेकिन इसके पहले एक खूबसूरत मोड़ की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि आज हम सभी ने उन्हें याद किया, दूरदर्शन परिवार ने भी उन्हें याद किया। चलिए हम देखते हैं एक झलक उनकी पुण्यतिथि पर। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स
नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्ते नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्ते नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्ते धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। दिन के खास पर्पस से भी पता चलता है, तो मेरा सभी से निवेदन होगा, हर जात पात के बियॉन्ड इक्वालिटी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, सभी के पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए हम सब दिल से प्रार्थना करें। ये जो आप देख रहे थे विजुअल्स, ये दरअसल दूरदर्शन भोपाल का प्रांगण था जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि डॉक्टर सुधीर जो बातचीत कर रहे थे उससे मुझे एक सवाल ये था कि यानी कहीं ना कहीं जब संकल्प को पूरा करना होता है तो कितना भी धैर्यवान व्यक्ति क्यों ना हो, कभी ना कभी उसका भी संयम टूटता ही है। जी डॉक्टर सुधीर, मानते हैं आप मतलब इस बात को? देखिए, हाँ ये सही बात है क्योंकि मानवीय जीवन की अपनी एक सीमितता होती है, हमारे धैर्य का, हमारे साहस का, हमारी अपनी कमजोरियां और ताकत होती है, तो ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप अवलोकन करते हैं किसी बड़े शख्स का, किसी महान व्यक्तित्व का, तो आपको उनके जीवन के उन चीज़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो आपको आज अधिक प्रासंगिक और अधिक अच्छा इंसान बनाए। बिल्कुल। और फिर ये तो ऐसे हैं अंबेडकर साहब की, मुझे अभी जब मैं देख रहा था आपके कि आपने जिस तरीके से मनाया अंबेडकर साहब को या उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, तो ये ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जब आप इनको देखते हैं तो आपका मस्तक गर्व से उठ जाता है और आपका जो हृदय है वो आस्था से झुक जाता है। तो ये इतने महान लोग हैं और ये हमेशा ही एक प्रकाशपुंज बन के रहने वाले लोग हैं। बिल्कुल। डॉक्टर आजम, चलते चलते आपके शब्दों में मैं जानना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप, लास्ट के कुछ संक्षिप्त शब्द? देखिए, मैंने कुछ उनकी वजह से जो आज सिचुएशंस हैं हमारे भारतवर्ष में और हम सब कैसा फील करते हैं, कैसा गौरव महसूस करते हैं, चंद पंक्ति आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि तितली की तरह उड़ते हैं हम शाद चमन में, कि तितली की तरह उड़ते हैं हम शाद चमन में, खुशहाल हैं आज़ाद हैं हम अपने वतन में। कि तितली की तरह उड़ते हैं हम शाद चमन में, खुशहाल हैं आज़ाद हैं हम अपने वतन में, और खुशबू है कहाँ ऐसी किसी सर्वसमन में। सर्वसमन विशेष प्रकार के फूल हैं, तो खुशबू है कहाँ ऐसी किसी सर्वसमन में, खुशबू है बसी जो कि मेरे खाके वतन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और सरसब्जी ये मिसरा फिर से पढ़िए। खुशबू है कहाँ ऐसी किसी सर्वसमन में, खुशबू है बसी जो कि मेरे खाके वतन में। और सरसब्जी गुलशन में, यानी गुलशन जो भारत हमारा है उसको हरा भरा करने के लिए, उसको सींचने के लिए कि सरसब्जी गुलशन में बहा देंगे खुशी से, कि सरसब्जी गुलशन में बहा देंगे खुशी से, जितनी भी लहू है मिक़दारे, कि जितनी भी है मिक़दारे लहू अपने बदन में। कि सरसब्जी गुलशन में बहा देंगे खुशी से, जितनी भी है मिक़दारे लहू अपने बदन में। और बस इतनी दुआ है, बस इतनी दुआ रब से है, बस इतनी ही ख्वाहिश, बस इतनी दुआ रब से है, बस इतनी ही ख्वाहिश, नाशाद ना कोई भी रहे अपने वतन में।
क्या बात है, क्या बात है, समय का पता ही नहीं चला। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए। डॉक्टर सुधीर आज़ाद, डॉक्टर आज़म हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम बात कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व पर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आप जुड़े हमारे साथ। और जैसा कि इन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो बस इन्हीं बातों को दिमाग में बैठा लो। जाने से पहले इतना ही, और चूंकि सर्दियों का मौसम है तो एक छोटी सी जानकारी ये है कि हम इन सभी शब्दों को तभी जी पाएंगे जब सेहतमंद रहेंगे। तो खूब खाइए, खूब पिए, सेहतमंद रहिए और वर्जिश भी कीजिए ताकि स्वस्थ तन भी रहे और स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास भी करे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। एमपी से जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।